नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में कुछ सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, तबादलों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर को इंदौर कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली। जी हां, इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र बने हैं भोपाल के नए कमिश्नर। जी हां, अभय सिंह बनाए गए हैं भोपाल देहात आईजी। इरशाद वली बनाए गए हैं नर्मदापुरम जोन के आईजी। इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र बने हैं भोपाल कमिश्नर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। राजधानी भोपाल की बात करें, भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर को अब इंदौर कमिश्नर बना दिया गया है। मकरंद देउस्कर इंदौर कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं इंदौर के कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र अब भोपाल कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभय सिंह भोपाल देहात के आईजी बनाए गए हैं। इरशाद वली को नर्मदापुरम जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई। नर्मदापुरम जोन के आईजी बनाए गए हैं इरशाद वली। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। मध्य प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ा बदलाव हम कहेंगे। भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर को अब इंदौर कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हरिनारायण चारी मिश्र को अब भोपाल कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अभय सिंह भोपाल देहात के आईजी बनाए गए हैं। वहीं इरशाद वली नर्मदापुरम जोन के आईजी बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, तबादले की कोई खास वजह? देखिए, बड़ा ये पुलिस प्रशासनिक फेरबदल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि भोपाल और इंदौर में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया था, उसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आ रही थी, उसके बाद ये बड़ा फेरबदल किया गया है। यानी कि भोपाल में जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन अफसरों को इधर से उधर किया गया है। हालांकि भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को इंदौर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और इंदौर में जो हरिनारायण चारी हैं, उनको भोपाल पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो कई बड़े बदलाव जो है पुलिस अफसरों के कार्यभार में किया गया है और ये सबसे बड़ा पुलिस विभाग में फेरबदल माना जा सकता है और चुनाव के लिहाज से भी ये फेरबदल महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल अनुराग, हम लगातार देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें भी करते रहते हैं और यकीनन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ गड़बड़ियां पाई होंगी या उन्हें बदलाव महसूस करने की यहां पर जरूरत महसूस हुई होगी। यही वजह है कि ये बदलाव देखने को मिले हैं। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस स्तर पर और आईएएस अफसरों के तबादले जल्द शुरू किए जाएंगे और उसकी शुरुआत एक तरीके से हो गई है। भोपाल और इंदौर जैसे दो महत्वपूर्ण शहरों में फेरबदल करके ये सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा अफसरों के सहारे ही मैदानी अफसर पर जमावट करने की कोशिश सरकार की होगी और यही वजह है कि हरिनारायण चारी को भोपाल और मकरंद देउस्कर को इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठा दिए हैं। उनका यह कहना है कि विदेश में अनर्गल प्रलाप ठीक नहीं, विदेश में भारत की आलोचना करते हैं राहुल गांधी। सीएम शिवराज ऐसा कहते हैं, सच्चा देशभक्त नहीं गिराता सेना का मनोबल और कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, जो कि देशभक्ति नहीं है। गांधी अपरिपक्व नेता है, उनकी मानसिक आयु 5 साल से कम लगती थी। वो जिस ढंग की बातें करते हैं, लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है। वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना करते हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाके अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। मैं एक बार यूएसए गया था, तब जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे,
मुझसे सवाल पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के प्रधानमंत्री हमारा गौरव है। भारत के बाहर जाके हम भारत की आलोचना करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, सेना के मनोबल को गिराना, चीन की भाषा बोलना, कि ये सच्चे भारतीय का लक्षण है। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर देते हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। शैलेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार हमने देखा है ऐसे मसलों को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर रही है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बयान देते हैं और फिर बीजेपी उन पर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। इस मामले में वैसा ही हुआ। सुमित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से हाल ही में राहुल गांधी लंदन यात्रा पर गए थे और उन्होंने एक विश्वविद्यालय में जो उनका उद्बोधन था उस दौरान उन्होंने कई जो बातें ऐसी कही थी जो कहीं ना कहीं देश के इंटरनल व्यवस्था को लेकर बात कही थी, चाहे उनको मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हो या तमाम जो योजनाओं को लेकर हो। और कहीं ना कहीं इस तरह की जब बात हुई थी तो उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर, और यही कारण है कि आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक दौरे पर हैं, वो उन्होंने कुछ चुनावी सभाओं को संबोधित किया, रैली में भी गए और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। और एक बड़ा आरोप जो है या बड़ा बयान उनके तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने न केवल राहुल गांधी पर देश की छवि विदेशों में खराब करने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कहा है कि सच्चे भारतीय कभी ऐसा नहीं कर सकता, यानी उनके भारतीय होने पर ही संदेह की बात जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कही गई है। क्योंकि लगातार उनके इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। अलग अलग जो नेता हैं वो लगातार उनके जो बयान को गलत बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के क्या कुछ तर्क हैं सीएम शिवराज के राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अजय जी, सीएम शिवराज का ये कहना था कि वो विदेश गए थे, उनसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे गर्व हैं और हमें उन पर गर्व है। अब वो कहते हैं कि लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश को बदनाम करते हैं। देखिए सुमित जी, मनमोहन सिंह जी का जिस तरह की कार्य प्रणाली थी उन पर पूरी दुनिया को गर्व था और गर्व है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा जो वो सच्चाई थी। और आज देश में जिस तरह के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। क्या विपक्षी दलों के ऊपर केंद्रीय संस्थान चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनका जबरदस्ती का दबाव नहीं बनाया जा रहा है? क्या संस्थानों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? क्या चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराया जा रहा है? देश में 10 राज्य ऐसे हो गए जहां भाजपा चुनाव हारती है और सरकार बना लेती है। तो ऐसे समय में राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर खुलकर अपनी बात ना रखें? क्या दुनिया भर के लोग इन चीजों से वाकिफ नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को अपनी कार्य प्रणाली सुधारना चाहिए। आईना देखने की आवश्यकता है कि दुनिया में ऐसी छवि क्यों बना रहे हैं जिस छवि को छुपाने की जरूरत पड़ रही है। और शिवराज जी आज मध्य प्रदेश के हालात देखें, आदिवासियों के ऊपर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और शिवराज जी उन पर मुंह खोलने की बजाय, उन पर अपनी गंभीर कार्रवाई करने की बजाय इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते थे कि शिवराज सिंह चौहान जी अपना दौरा रद्द करके उस आदिवासी परिवार के पास जाते, उनको न्याय दिलाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। शैलेंद्र, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और क्या, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूं तो लोकतंत्र में एक एक वोट अहम है, लेकिन प्रदेश में सत्ता साधने के लिए दुर्ग जिले की वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र काफी मायने रखती है। साल 2000। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश ठाकुर और आज हम चुनावी चर्चा के लिए मौजूद हैं वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के स्मृति नगर में। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। चूंकि अब आने वाला समय है वो चुनावी वर्ष भी है और 6 महीने के बाद में सभी को वोट डालना है। सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और अब कुछ दिनों के बाद में पूरी तरह से माहौल जो होगा वो चुनावी माहौल होगा और लोगों के बीच में जो है मुद्दे सबसे अहम होंगे। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखिए, 4.5 साल हो गए हैं, 6 महीने के बाद चुनाव है, कैसा देखते हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि 90 में सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर कोई विधानसभा है पूरे छत्तीसगढ़ में तो वैशाली नगर विधानसभा है। विकास के नाम पे शून्य है। और दुख इस बात का होता है कि इससे लगी हुई जो भिलाई विधानसभा है, जिसका जो अधिकांश हिस्सा बीएसपी टाउनशिप का एरिया है, जिसकी पूरी व्यवस्था जो बीएसपी टाउनशिप के पास है, उसके बावजूद करोड़ों अरबों रुपए की राशि राज्य शासन देती है वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के काम के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, जबकि विकास के लिए, अधोसंरचना के लिए आपका वैशाली नगर विधानसभा जो है वो तरस रहा है। मूलभूत आवश्यकताएं जो है यहाँ की, सड़कों की, नाली की, बिजली की, आप इस गार्डन की देखिए, इसकी साफ सफाई की व्यवस्था, गार्डन बना हुआ है लेकिन साफ सफाई, तो ये सारी अव्यवस्थाएं जो वैशाली नगर विधानसभा में है, उसका मूल कारण ये है कि योग्य प्रतिनिधि हमको आज तक कभी मिला नहीं वैशाली नगर विधानसभा से। देखिए, क्या लगता है कि 4.5 साल हो गए, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना आपकी ओर ध्यान दिए, कितना विकास की ओर ध्यान? 4 साल हो गया, लेकिन भसीन जी मेरे को तो एक बार भी यहाँ दिखे नहीं है, तो उसके हिसाब से तो उन्होंने यहाँ कुछ काम नहीं किया। मुझे लगता है ऐसा कि प्रतिनिधि बदलना चाहिए यहाँ का, भले ही भारतीय जनता पार्टी आए लेकिन प्रतिनिधि बदलना चाहिए। क्या लगता है किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं वैशाली नगर में? हम तो अभी ये चाहते हैं कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अभी जो भी निर्वाचित हो यहाँ के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का आए, और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पूरा करें। ठीक है, मूलभूत सुविधाएं। क्या लगता है 4.5 साल में क्या क्या चीज में यहाँ पर ध्यान देना था जो नहीं दिया गया? जो विधानसभा का मेजर जो वोटिंग शेयर है, ये स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के अंतर्गत आता है, बहुत सारा वोटर जो है। लेकिन 5-6 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी करा दी तो करा दी। जैसे अभी बोला इन्होंने कि पार्क बना हुआ है, जिम पार्क बना हुआ है, बहुत सारे जिम पार्क बने हुए हैं, लेकिन उनका जो रख रखाव है, जो बेसिक आपका जो साफ सफाई है, हाइजीन है, वो मेंटेन नहीं हो पाता है। ये जो नहर है, अभी आप बरसात के दिनों में आ जाएंगे तो चलने लायक नहीं रहता है। जी जी, आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि वैशाली नगर विधानसभा का जो गठन हुआ था वो वर्ष 2008 में हुआ था। उसके बाद में अब तक की यदि बात किया जाए तो सिर्फ एक बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उसके बाद लगातार बीजेपी के विधायक हैं। अभी वर्तमान में जो विद्यारतन भसीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो चलिए और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए, वैशाली नगर की यदि बात किया जाए तो क्या लगता है कि देखिए काफी महत्वपूर्ण भी ये एरिया कहलाता है, लेकिन क्या लगता है मूलभूत सुविधाओं के अलावा और अन्य चीजों में कोई ध्यान दिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मूलभूत सुविधाएं जो सबसे प्राथमिक होनी चाहिए किसी भी राजनेता के लिए, उसी का अभाव है। बिल्कुल भी कार्य किसी भी दौरान इनके कार्य में मतलब हुआ ही नहीं है, और मूलभूत से ही मतलब एकदम किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। देखिए, शिक्षा की बात किया जाता है, स्वास्थ्य की बात किया जाता है, सुरक्षा की बात किया जाता है। इन तीनों यदि मुद्दों में यदि बात किया जाए तो क्या लगता है कि वैशाली नगर विधानसभा में किस तरह का ध्यान दिया गया? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारी एक बहुत पुरानी मांग है नहर की, सबसे पहले मैं उसी के बारे में बोलना चाहूँगा कि इतनी पुरानी मांग होते हुए भी आप नहर देखेंगे तो पूरा सीवरेज लाइन का पानी और गंदगी उसमें भरी हुई है। तालाब जो हमारा स्मृति नगर का इतना पुराना तालाब है, वहाँ पे हम नहर के पानी को, जब नहर छूटती है तो हम उस नहर के पानी को तालाब में इकट्ठा नहीं कर पाते, इतना गंदा रहता है। और ये हमारी जो समस्या है ये बहुत पुरानी है, और हमारे अध्यक्ष महोदय कई बार इसके लिए आवाज़ उठा चुके हैं और कई बार आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन आज तक के इस मांग की तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। जी, तो देखिए, अभी बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, खासतौर पर मूलभूत सुविधाओं की बात किया जाए तो इनका ये कहना है कि मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। विधायक की बात किया जा रहा है तो 4.5 साल बीत गए हैं, विधायक भी इनको देखने के लिए नहीं मिले हैं। कुछ और अंकल, आप बताइए किस तरह की समस्या है? अब आप वोट डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे? भाई, हम बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग आके यहाँ पार्क में आके थोड़ा घूम लेते हैं, बेंच पे बैठ के थोड़ी देर आपस में बात कर लेते हैं। अब वो ये पार्क की हालत तो ऐसी है कि गंदगी बनी हुई है ना, चारों तरफ ये पॉलीथीन के वो पड़े हुए हैं और बैठने में अच्छा नहीं लगता है, गंदगी लगती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो नहर सामने आप देख रहे हैं ना, ये नहर में सीवरेज का पानी जाता है लोगों का। उसकी वजह से क्या है कि वहाँ से आने पर आपको 2 पुल पे बहुत बदबू मिलेगी यहाँ से एंट्री करने पर, और मच्छरों की मार। यहाँ 6 बजे के 6:15 बजे के बाद बैठ नहीं सकते, ठीक है। चलिए, महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे, आप वोट डालेंगे, आप लोग कैसे रहेंगे मुद्दे आप लोग के?
मुद्दे तो जैसा कि सभी ने कहा, मूलभूत आवश्यकताएं जरूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, लेकिन अगर शासन इस पर ध्यान नहीं देता है, आंदोलन किए जाने पर भी ध्यान नहीं देता है, तो क्या कर सकते हैं। प्रत्याशी को तो बदलना ही पड़ेगा और जो प्रत्याशी काम करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। बस क्या मुद्दे जी? विकास है मेन मुद्दा जी। किस तरह से सोचते हैं आप कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या किया? जी, मैं नारी सशक्तिकरण की ओर से बात करना चाहूँगी कि एक तरफ कहा जाता है कि नारी तुम पुरुष की अर्धांगिनी हो, मगर नारी पुरुष की अर्धांगिनी नहीं, वो उस आधे पुरुष को संपूर्ण करने के लिए वो शक्ति बनती है। लेकिन आज वो शक्ति इस विधानसभा क्षेत्र में आज वो शक्ति खुद ही असुरक्षित है। कारण कि बाहरी विद्यार्थी जो पढ़ने आते हैं वो यहाँ की लड़कियों स्त्रियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं, जिससे वो असुरक्षित महसूस करती हैं। तो मैं यहाँ पर नारी सुरक्षा और नारी शिक्षा के लिए मांग करती हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, कई बड़े संस्थान यहाँ पर आते हैं। वैशाली नगर की अभी मैं बात करूँ तो वैशाली नगर में कई बड़ी हॉस्पिटल्स आते हैं, बस्ती का क्षेत्र भी आता है, पॉश कॉलोनियाँ भी आती हैं, और यही वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पेयजल की सबसे अधिक समस्या आई थी। डायरिया भी फैला था, डेंगू भी फैला था। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, पेयजल को लेकर बात होती है, क्या लगता है पेयजल महिलाओं की सुरक्षा की ओर कैसा ध्यान देते हैं? महिलाओं की सुरक्षा की ओर तो बहुत ही कम ध्यान है, और विकास तो मेन मुद्दा है हम लोग का। विकास तो ध्यान देना ही चाहिए विधायक साहब को। देखिए, लगातार घटनाएं हो रही थी, महिलाओं के लिए आप क्या चाहते हैं? जी, महिलाओं के लिए हम सुरक्षा चाहते हैं। जी, ठीक है। अब पेयजल की बात कर रहे थे हम, तो पेयजल के लिए काफी ये चर्चित रहा है ये वैशाली नगर विधानसभा, क्योंकि डायरिया भी फैला था, डेंगू भी फैला था। हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए, पेयजल को लेकर किस तरह का सोचते हैं, क्योंकि डायरिया भी फैल चुका है, डेंगू भी फैल चुका है और अन्य बीमारी भी फैलती है यहाँ पे। पेयजल को लेकर जो शिवनाथ का पानी हमको मिलना है, जो फेज 2 चालू हुआ था, जो पहली योजना चालू हुई, उसके बाद फेज 2 में काफ़ी सारे सर्वे हुए। सर्वे होने के बाद भी काम उस पर हुआ नहीं है। शिवनाथ का पानी प्रत्येक घर तक पहुंचे और पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए आपका। भैया, हम शुरू से बात कर रहे हैं, जो टाउनशिप एरिया है, जो भिलाई विधानसभा है और जो वैशाली नगर विधानसभा, दोनों के बीच में एक पटरी का फासला है, लेकिन जो अंतर आप देखेंगे वो जमीन और आसमान का अंतर है दोनों विधानसभाओं के बीच में। तो आप उसकी तुलना में यहाँ विकास के कार्य को आप जब देखेंगे तो आप शून्य पाते हैं वैशाली नगर विधानसभा को। पेयजल की व्यवस्था जिस तरह की भिलाई में है या और अन्य जगह है, वैशाली नगर में आपके पास जब 77 MLD प्लांट आ गया, आपके पास सारी सुविधाएं आ गई, आपको जो इसको विस्तार करना चाहिए था, जो भागीरथी योजना पहले आई थी, उसके बाद फिर दूसरी योजना आई, लेकिन उसके अमृत मिशन आया, उसके तहत जो सर्वे है, उस सर्वे होने के बाद रिजल्ट जो है वो शून्य रहा। हमारे इस क्षेत्र का स्मृति नगर का पूरा अमृत मिशन के तहत सर्वे हुआ और पाइपलाइन बिछने की बात हुई, लेकिन सारी बातें सिर्फ कागजों और फाइलों में सिमट के रह जाती हैं। उनको लाना पड़ेगा आपको मैदान में, उन योजनाओं को। ठीक है, देखिए, योजनाओं की बात हो रही है, योजनाओं को धरातल पर लाना ही होगा, क्योंकि वास्तविकता में ये देखा गया है कि अक्सर बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन वो दावे सिर्फ धरातल पर नजर नहीं आते थे, खोखले ही साबित होते हैं। चलो, कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, युवाओं के लिए किस तरह का लगता है कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में जितना कर सकते थे इस विधानसभा क्षेत्र में, वो चीज़ें नहीं हुई। स्टेडियम भी नहीं, एक बड़ा स्टेडियम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और जैसे अब आप भिलाई विधानसभा देखें तो वहाँ पे जितने स्पोर्ट्स में युवाओं के लिए काम किया जा रहा है, वह इस विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल नदारद है। ठीक है, देखिए, वैशाली नगर की बात किया जाए तो भिलाई नगर और वैशाली नगर के बीच में सबसे बड़ी नेशनल हाईवे 53 है। अक्सर वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। क्या लगता है कि वहाँ पे किस तरह की कार्य होना चाहिए? पुलिस को सबसे पहले कुछ अच्छा काम करना चाहिए, डिवाइडर्स होने चाहिए और स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। जो भी ट्रक्स जो नेशनल ट्रक्स हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। जो नेशनल बाईपास रोड बनाना चाहिए, सरकार को ये सब पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए, सुरक्षा की बात किया, पुलिसिंग की बात किया जाए तो पुलिसिंग यहाँ पे किस तरह का देखते हैं? पुलिसिंग तो ठीक है, व्यवस्थाएं जो हैं, लेकिन जो एक रहता है कि लोकल जो सेल्फ अवेयरनेस है वो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। और अभी इन्होंने बोला कि भिलाई जो है स्पोर्ट्स हब है, नॉलेज हब भी है, तो डेफिनेटली जो स्मृति नगर एरिया है वहाँ पर एक सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा रायपुर में अपना बना हुआ है, और एक मिनी स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी बनना चाहिए।
क्योंकि यहाँ से ही निकलते हैं जितने भी बच्चे हैं, यहाँ से सेक्टर एरिया जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो देखिए कई सारे मुद्दे सामने आए हैं और कई मुद्दों को लेकर ये अपेक्षाएं रखते थे, लेकिन वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई है, चूंकि अब 4.5 साल बीत गए हैं और अब है वक्त आएगा वोट डालने का। तो ये सारे मुद्दे जो इनके ध्यान में रहेंगे और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये वोटिंग करेंगे। अगले बार फिर किसी विधानसभा में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।